हेलो ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो हमारा वीडियो है वो जुलाई 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 3 जो कवर किए थे उसके अंदर हमने राष्ट्रीय परिदृश्य में 2 आर्टिकल्स को कवर कर लिया था और जो शॉर्ट न्यूज़ है उसको पढ़ लिया था और जितने भी अपॉइंटमेंट्स है ऑबिट्यूरीज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों का हमने विश्लेषण किया था। तो आप चाहें तो उन तीनों जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके भी उनको देख सकते हैं। हम जो है 2020 से लेकर के 2021 तक की जितनी भी लेटेस्ट है, अभी हमने मई जून 2021 की क्रोनोलॉजी को खत्म किया है। तो जो भी लोग हैं अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा एक मैगजीन को कवर करने में। खुद से पढ़ने में और काम की चीज़ खींचने में ज़्यादा टाइम लगता है और अगर कोई बता देता है तो उससे जो है चीज़ें आसान हो जाती है। तो आप चाहें तो हमारे चैनल पर जा करके उन सारी मैगजीन्स का जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। अगर किन्हीं के पास में मैगजीन नहीं है तो आप इस मैगजीन का पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस, तो जितने भी मैगजीन का हमने विश्लेषण किया उन सभी के पीडीएफ जो है वहाँ पर अवेलेबल है। तो वो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरे द्वारा जो लिखे गए आर्टिकल्स हैं जो दैनिक जागरण जनसत्ता में प्रकाशित होते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि आरएस मेंस लिखने में या फिर ऐसे राइटिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी आप वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं हर बार इसलिए देती हूँ क्योंकि कई लोग जो है नए जुड़ते हैं हमारे साथ में, ताकि जो है उनको भी जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर आप विजिट करते रहिएगा उसको, क्योंकि वहाँ पर जो है कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो दिए जाते हैं। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स जो है ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जिसको आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय परिदृश्य को पूरा कर लें, अब देखते हैं कितना हो पाता है। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो भारतीय स्मार्ट सिटी अवार्ड्स पे, ध्यान रखिएगा ये स्वच्छता अवार्ड्स नहीं है, ये है भारतीय स्मार्ट सिटी अवार्ड्स। तो ये 2020 के अवार्ड्स हैं और इन अवार्ड्स को देता कौन है ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी आर्टिकल को जब हम पढ़ें तो हम उसमें WH वाले क्वेश्चन करें हमेशा, किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, ठीक है। इसको आप किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने शंकराचार्य पढ़ा, तो शंकराचार्य कौन थे, इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिससे ये फेमस हुए, इनकी क्या थ्योरी थी। इस तरीके से अगर आप 360 डिग्री पढ़ेंगे तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। वरना तो क्या है, हम जो है इसको रीड करते जाते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, रीडिंग और काम की एक लाइन भी नहीं खींच पाते हैं। तो ये चीज़ है, पढ़ने का तरीका है। अब देखते हैं इसमें कि देखिए भारतीय स्मार्ट सिटी अवार्ड्स जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA यानी कि जिसको आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कहा जाता है, उसके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। अब इसके कई सारे पहलू हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर जो है पर्यावरण होता है, उसके अलावा गवर्नेंस होती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का जो है वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पर्यावरण, ये सारी चीज़ें जो है स्वच्छता, ये उसके पैरामीटर्स होते हैं यानी कि मानक होते हैं, ठीक है। तो इन मानकों पे जो जो सिटीज़ खरी उतरी है उनको जो है इसमें अवार्ड्स दिए गए हैं। तो अब देखिए इसके अंदर जो है हम क्योंकि कई सारी कैटेगरीज़ हैं तो हम जो बेसिक और मेन जो चीज़ है उसको याद कर लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले स्टेट का नाम याद रख लेते हैं कि कौन से स्टेट ने टॉप किया है। तो स्टेट का नाम आते हैं तो है यूपी ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। यूपी के अलावा भी 2 और स्टेट्स हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यूपी है जिसका नाम याद रखना है। यूपी के बाद MP है और फिर उसके बाद में है MP है और उसके बाद में तमिलनाडु, ठीक है। और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो स्मार्ट सिटी के अंदर टॉप किसने किया है, समग्र प्रदर्शनी का मतलब होता है यानी कि ओवरऑल जितने भी कैटेगरीज थे उन सब के अंदर टॉप किसने किया है, तो सूरत और इंदौर ने जो है इसमें टॉप किया है, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा। अब देखिए इसमें सारे जो कैटेगरीज़ हैं वो भी दे रखे हैं, लेकिन एक कैटेगरीज़ जो है मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सामाजिक पहलू में किसने टॉप किया है या संयुक्त विजेता कौन है। अगर राजस्थान का कोई सिटी होता तो हम इसको याद कर लेते, बाकी तो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। जैसे सामाजिक पहलू में तिरुपति जो है, तिरुपति कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। इसने नगर पालिका संबंधी स्कूलों के लिए स्वास्थ्य बेंचमार्क जो है उसमें यह स्थान हासिल किया है। भुवनेश्वर सेकंड नंबर पर है, सामाजिक रूप से स्मार्ट भुवनेश्वर। तुमकुरु ये डिजिटल पुस्तकालय समाधान के लिए जो है इसने अवार्ड हासिल किया है। गवर्नेंस में देखेंगे तो वडोदरा, ठाणे और भुवनेश्वर। संस्कृति में देखेंगे तो इंदौर, चंडीगढ़ और ग्वालियर। तो इस तरीके से जो है ये सारे अवार्ड्स हैं, इनमें सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इंदौर और सूरत को ध्यान रखिएगा सिटीज़ के अंदर, और जो स्टेट है उसके अंदर आपको याद रखने हैं कौन सा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3, ठीक है। और अगर यूटी में देखें यानी कि संघ राज्य में, तो चंडीगढ़ को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इसमें अवार्ड्स।
अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो PGI पर है, यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के ऊपर है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री ने जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है उसको भी जारी किया है, उसकी स्वीकृति दी है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, तो ये जो इंडेक्स है ये एक प्रकार का जो है टूल है, यानी कि एक सहायता एक तरीके से जो है टूल है, जिससे कि ये पता किया जा सके कि राज्यों के अंदर जो है किस प्रकार से जो है शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा रही है, किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, स्कूलों में किस मानकों के आधार पर जो है स्कूली शिक्षा दी जा रही है, क्या वो जो है लेवल की है या नहीं है, परफॉर्मेंस स्कूलों का कैसा है, और अगर कहीं पर कमी है तो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या गुंजाइश है। तो ये इसका रोल है, इस इंडेक्स का मेन काम ये है। अब देखिए, ये जो है इंडेक्स सबसे पहले 2019 के अंदर जो है वो लाया गया था, यानी कि इस बार जो है 2021 के अंदर अगर ये लाया जा रहा है तो ये इसको कितने साल हो गए? तीसरा साल है इसको, ठीक है, यानी कि तीसरा इंडेक्स होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है, तो उस संस्था का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने जो है इसको जारी किया है। और इसमें जो है ग्रेडिंग दी गई है, इसमें देखिए कई सारे मानक है, 70 मानक है, 70 इंडिकेटर्स हैं, उनके आधार पर जो है रैंकिंग दी गई है स्टेट्स को, यानी कि राज्यों को और संघ शासित प्रदेशों को, कि किसका परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अच्छा है। अब इसमें स्कोरिंग भी किया गया है, 1000 में से स्कोर किया गया है, उनका वेटेज है प्रॉपर, तो वो सब वेटेज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिखा है कि भाई इसके अंदर टॉप किसने किया है, यानी कि सबसे अच्छी ग्रेड जो है वो किसको मिली है। तो पंजाब है, चंडीगढ़ है, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, इन सभी को जो है उच्चतम ग्रेड यानी कि A++ जो है इनको प्राप्त हुआ है। फिर उसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु ने समग्र PGI स्कोर में 10% का जो है वो सुधार किया है, ठीक है। अब देखिए, इसको आप जो है एक बार इसके अंदर मैप के अंदर देख लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। तो देखिए 1000 में से जो स्कोर है, स्कोर इसके अगर हम देखें तो पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इनको ये स्कोर प्राप्त हुआ है। जैसे पंजाब को सबसे ज़्यादा है 929, और उसके अलावा जो है सबको 900 के करीब है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने भी पढ़ा कि 10% का जो सुधार किया है उनके अंदर है लद्दाख, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये इनका स्कोर है। तो इन्होंने अभी इसमें सुधार किया है, और बाकी जो है इस इंडेक्स के अंदर टॉप पाने वाले जो स्कोर हैं वो इन स्टेट्स के हैं। अब देखिए, इसके अलावा तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि भाई किसने कितने का सुधार किया है, कितने किस डोमेन में कितने का सुधार हुआ है। तो अब ये ग्रेड भी यहाँ पर दे रखी है कि भाई किसको कितना संख्या दी जाती है, इतने का सुधार होता है। जैसे कि अभी वो हमने पढ़ा था कि अगर A++ है तो यहाँ पर देखिए उसका संख्या कितनी होगी उसकी ग्रेडिंग में, यानी कि हमने 929 वाला देखा था, तो 929 901 से 950 वाले के अंदर आ रही है, तो उसके अंदर उसकी संख्या यानी कि स्कोर कार्ड क्या होगा उसका 5, और ग्रेडिंग क्या होगी A++, ठीक है। तो इस प्रकार से स्कोरिंग जो है स्कोर्स जो है उनको दिए गए हैं। तो अब इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में, हमने वो मैप में देख लिया था, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वही स्कोर यहाँ दे रखा है। जैसे पंजाब को 929, चंडीगढ़ को 912, बाकी को 901। तो ये याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि टॉप स्कोर्स जो है वो किसको मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए, एक रिपोर्ट और है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ये है उच्च शिक्षा, यानी कि जो हायर एजुकेशन हम लेते हैं, जैसे कि हम अगर लॉ कर रहे हैं, 5 ईयर लॉ करते हैं लोग, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो हाई एजुकेशन होती है उसके अंदर भी एक सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है, जिसको हम अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया जो है, ये ऑल इंडिया सर्वे है कि हमारे यहाँ पर जो हायर एजुकेशन है उसकी क्या हालत है, उसके ऊपर जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसको जो है यही नाम है इस रिपोर्ट का, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ये इसकी 10वीं रिपोर्ट है, और इसको जो है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ऑब्वियसली वही इसको जो है जारी करेंगे, उन्होंने जारी किया है। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारी शिक्षा की यानी उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है। तो देखिए 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक अगर हम 5 सालों का अगर हम देखें, 5 सालों का अगर हम इनरोलमेंट देखें, इनरोलमेंट जानते हैं हम, पहली बार जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमको इनरोलमेंट नंबर मिलता है। तो अगर इनरोलमेंट देखें तो उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, कितनी? 11% की, 11.4% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई कहे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्या कहते हैं डिक्लाइन हुआ है या फिर जो है घट गया है, रेशो घट गया है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ रही है, बच्चे इतने सारे पढ़ने वाले हैं, और सबको आजकल एजुकेशन चाहिए। कोई भी माँ बाप ये नहीं कहते हैं कि आप जो है हम खेती कर रहे हैं तो तुम भी करो, या हम जो है कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो तुम भी वही करो। सब यही कहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम नौकरी लगो। तो बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो तो ऑब्वियसली है, ज़्यादा होना ही है। तो देखिए उच्च शिक्षा
शिक्षा के अंदर भी एनरोलमेंट रेशो जो है 5 सालों के अंदर 11.4% की दर से बढ़ा है। महिलाओं का भी जो है नामांकन, खुशी की बात है कि 18.2% जो है उसकी बढ़ोतरी हुई है। अब ये रिपोर्ट आपके डायरेक्टली कहीं काम नहीं आएगी, कोई नहीं पूछेगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार कितनी क्या हुई है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये एक जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमको पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा की स्थिति जो है वो क्या है। अब जैसे कि यहाँ देखिए कि हमारे यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है, सकल एनरोलमेंट रेशो जो है वो जो है 2019-20 में 27% था, 18-19 में 26% और 2014-15 में 24% था। यानी कि 2019-20 में इसकी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 24 से ये सीधा 27% तक गया है। ठीक है, उसके बाद में जो है जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है, यानी कि उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता, यानी कि उच्च शिक्षा के अंदर अगर महिलाओं की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। ये तो खैर हम देखते ही हैं कि अगर एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन में महिलाओं को भी जो है आजकल बराबर का जो है घर वाले मतलब जो है पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे वहाँ पर भी सुधार हुआ है। तो 1% के मुकाबले जो है 2019-20 में 1.01 जो है ये रहा है, सुधार हुआ है इसके अंदर भी। और बाकी तो जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है पूर्णतः महिलाओं को समर्पित यूनिवर्सिटीज़ की कुल संख्या कितनी है, 17 है, और इनमें भी सर्वाधिक 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो राजस्थान में है, कर्नाटका के अंदर जो है वो 2 है। ठीक है, यानी कि जो फुल्ली जो है महिलाओं के लिए ही समर्पित है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, वो है न्यूज़। उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात जो है वो देश में सबसे कम है। बाल लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशो। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो सबसे कम कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय औसत है, यानी कि नेशनल अगर हम बात करें, नेशनल हमको पता ही होना चाहिए, चाइल्ड सेक्स रेशो अगर नेशनली बात करें तो वो 899 है। इससे भी कम जो है वो कहाँ का है, उत्तराखंड का, यानी सबसे कम कहाँ का है, उत्तराखंड का। कितना है, 840, यानी कि 1000 लड़कों के अंदर जो छोटे लड़के होते हैं उसके अंदर 840 जो है वो बालिकाएं हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना जो है हम इम्बैलेंस जो है हमारे यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इम्बैलेंस ही है, इसको इम्बैलेंस ही कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, तो टॉप किसने किया है, तो टॉप है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है नेशनल जो हमारा एवरेज है उससे भी ज़्यादा जो है लड़कियों की संख्या है, वो है 958। ठीक है, और उसके अलावा फिर जो है केरला के अंदर ये अनुपात है 957। केरला तो है बहुत ही अच्छा स्टेट है इस मामले में, एजुकेशन जो है उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जो कि हम केरला के अंदर जो है वो देख सकते हैं। अगर कोई भी IAS में सेलेक्ट होता है तो अपना कैडर केरला रखिएगा, जो है काफ़ी अच्छा कैडर है वो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दी गई है। ये जो है केंद्र सरकार का एक नीतिगत यानी कि पॉलिसी मेजर है, पॉलिसी में सुधार किया गया है। जो इनका आयुध निर्माण बोर्ड है यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसका ये पुनर्गठन यानी कि रिकंस्ट्रक्शन जो है ये लोग करेंगे, और इसके तहत जो है रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तर्ज पर 7 पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कॉरपोरेट संस्थाओं, कंपनियों के रूप में जो है इसको निगमित जो है रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, जो डिफेंस की जो होती है कॉरपोरेट संस्थाएं होती है उसके तहत जो है इसको निगमित किया जाएगा। तो 7 संस्थाओं में से प्रत्येक संस्था किसी भी अन्य रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम की तरह होगी और पेशेवर प्रबंधन, उत्पादन, रेंज, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और लागत दक्षता में सुधार के बड़े लक्ष्य के साथ इसका संचालन करेगी। ठीक है, तो ये था। और फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जमशेदजी टाटा जो है उनको दुनिया के सबसे बड़े दानवीर यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट जो है उसकी लिस्ट में रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो है एडलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर जो है इसको जारी करने वाली संस्था है हुरून रिसर्च एंड एडलगिव फाउंडेशन, और इसके अंदर जो टॉप मोस्ट जो स्थान मिला है वो जमशेदजी टाटा को दिया गया है। उसके अलावा अजीम प्रेमजी जो है जो विप्रो के संस्थापक है उनको भी इसके अंदर स्थान मिला है। तो परोपकारिता के अंदर जो है इनको टॉप मिला है। टॉप कौन है, जमशेदजी टाटा, और फिर उसके बाद में एकमात्र अलग जो भारतीय हैं वो हैं विप्रो के संस्थापक जिनका नाम है अजीम प्रेमजी। ठीक है, सो भारत के तो 2 ही हैं, उसके अलावा जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स, हेनरी वेलकम, हॉवर्ड हॉग्स, वॉरेन बफे, ये सारे लोग हैं। अधिकतर लोग जो है अमेरिका से हैं। ठीक है, दान करने में सबसे आगे।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए टाटा जी के बारे में। जमशेद जी टाटा जो है नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाले जो है कारोबारी समूह टाटा के संस्थापक हैं। उनका जन्म 1839 में गुजरात के नवासीर नामक जगह पर हुआ था और 1904 में इनका निधन हो गया था। इन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। उनके परोपकारी कार्यों की शुरुआत 1892 में ही हो गई थी, जब उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए JN टाटा एंडाउमेंट की स्थापना की थी और यह संस्था ही टाटा ट्रस्ट की बुनियाद बनी। ठीक है, तो टाटा जो है ये काफ़ी एक तो भरोसेमंद भी है और काफ़ी एथिकल संस्था जो है इसको माना जाता है, नैतिक रूप से काफ़ी जो है अच्छी संस्था इसको माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है चिकित्सा उपकरणों की भारतीय प्रमाणन प्लस योजना जो है उसको शुरू किया गया है। जितने भी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सबको जो है अब भारतीय तरीके से जो है उनको सर्टिफाइड जो है वो किया जाएगा। तो इसको करने के लिए एक तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये संस्था जो है और प्लस जो है AIMED जो संस्था है उसने जो है एक सर्टिफिकेट जारी किया है जिसका नाम है इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस ICMED योजना। ठीक है, तो ये जो योजना है इसका नाम है ICMED 13485 प्लस। ठीक है, हालांकि इसको 2016 के अंदर ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी इसको मॉडिफाइड करके जो है 2021 जून 2021 के अंदर डिजिटल तरीके से जो है वो उसको शुरू किया गया है। इसमें ये लोग क्या करेंगे कि जितने भी चिकित्सा के उपकरण हैं, जितने भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको भारतीय प्रमाणन योजना में कई अन्य सुविधाओं को भी एक तो इसको जो है प्रमाणन करेंगे और उसके अलावा इसके अंदर कई और सुविधाओं को भी इन्होंने जोड़ा है, जैसे कि जो गुणवत्ता है, सुरक्षा है और प्रभावकारिता है उसका भी ये जो है सत्यापन करके जो है वो देंगे। इसका भी अटेस्ट करके देंगे कि भाई जो है ये जो चीज़ें हैं वो एकदम अच्छी तरीके से सुरक्षित हैं। फिर जो है इसके बारे में कुछ और देखें तो यही योजना भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक एंड टू एंड क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो योजना है। ठीक है, एंड टू एंड अश्योरेंस क्वालिटी योजना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है भी मंजूरी दी है। इसका फुल इंग्लिश में अगर हम नेम देखें तो वो है इनलैंड वेसल्स बिल। इनलैंड वेसल बिल का मतलब होता है अंतर्देशीय, यानी कि अपने ही देश के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो पुराना एक एक पुराना जो अधिनियम यानी कि एक्ट जो था उसको ये रिप्लेस कर देगा, जिसका नाम था अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917। इसको ये 2021 वाला जो अधिनियम है वो जो है रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। अब इसमें इसको प्रतिस्थापित करने का उद्देश्य ये है कि विभिन्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर अपने अलग अलग बिल्स होते हैं, अपने अलग अलग नियम कानून होते हैं, उन सबको हटा करके लाइक GST जो है अब जैसे पूरे देश को एक ही कराधान के अंदर जोड़ रहा है, उसी प्रकार से जो ये बिल है उससे पूरे राज्य जो है वो एक ही उसके अंदर जो है वो जुड़ जाएंगे। अब मतलब हर एक राज्य से अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही नियम कायदों से जो है हर एक राज्य के अंदर जो है अंतर्देशीय जहाज़ों का जो कार्य होगा वो होगा। अब देखिए यह विधेयक अंतर्देशीय जो जहाज हैं उनकी सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा, रेगुलेट करेगा। यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित ज्वारीय जल सीमा और राष्ट्रीय जलमार्गों को शामिल करते हुए अंतर्देशीय जल की परिभाषा को भी व्यापक बनाता है। ठीक है, फिर है उसके बाद में इस अंतर्देशीय पोत विधेयक से जो विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय पूरे देश में एक संयुक्त कानून बनाने का जो है वो प्रावधान करना है, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, उसके अलावा यह विधेयक अंतर्देशीय जहाज़ों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों से भी संबंधित है और केंद्र सरकार को रसायनों, पदार्थों आदि की सूची को प्रदूषकों के रूप में नामित करने का भी निर्देश देता है। तो ये इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा कि एक ही जो है लॉ जो है वो सारी जगह लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वो है न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग। इसको भी जारी किया गया है। तो ये जो न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम जो है इसको जारी करने वाली संस्था है प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च, इसने इसको जारी किया है और इसके अंदर जो है भारत को शामिल नहीं किया गया है। सबसे मेन बात यह है कि भारत इसके अंदर शामिल नहीं है और इसके अंदर जो है इस नई रैंकिंग में एक अहम बदलाव के तहत वैश्विक स्तर पर देशों में न्यूज़ ऑन एयर ऐप की लोकप्रियता के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस को पूरी दुनिया में शीर्ष देश के रूप में जो है विस्थापित कर दिया है और इस संदर्भ में जापान शीर्ष 10 देशों की श्रेणी में शामिल होने वाला नया देश है। तो इसको यहाँ देख सकते हैं कि टॉप पे है जो इसमें अमेरिका है, उसके अलावा पहले फ्रांस हुआ करता था, अब अमेरिका है और नया जो देश शामिल हुआ है वो है जापान। फिर है, हालांकि ये वाली जो न्यूज़ है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, लेकिन हमने जनरली जो है इसको एक बार रीड कर लिया ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहे। अगर कहते हैं ना गलती से अगर कहीं ने पूछ भी लिया जाए तो अदर एग्जाम्स में पूछने की संभावना है, जैसे RPS में RS वाले में तो नहीं पूछा जाएगा ऐसा।
नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्वोत्तर में विकास परियोजनाओं में सहायता करेगा इसरो। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 सिस्टर्स, और सिक्किम इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, सिक्किम को अलग से माना जाता है। तो लेकिन ये जो 8 राज्य हैं यहाँ पर, इसके लिए जो है एक अलग से ही मंत्रालय बनाया गया है जिसको हम कहते हैं डोनर मिनिस्ट्री, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और एक काउंसिल भी बनी गई है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो आप अगर कोई भी मंत्रालय देखेंगे तो मंत्रालय या तो होते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, या होते हैं पर्यावरण के ऊपर, या एग्रीकल्चर के ऊपर, या महिला और बच्चों के ऊपर। किसी क्षेत्र के लिए यानी किसी ज्योग्राफिकल यूनिट के लिए अगर कोई मंत्रालय है तो वो पहला मंत्रालय है जिसका नाम है डोनर मिनिस्ट्री। डोनर का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए जो है ये पहली और एकमात्र जो है हमारे यहाँ पर क्या है, मंत्रालय है, एक डिपार्टमेंट है, सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है भारत संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद के लिए जो है वो चुना गया है जिसका नाम है UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये हमने जो है स्टार्टिंग वाले जो हमारे शॉर्ट न्यूज़ थे उसमें हमने देखा था कि अभी जो वर्ष 2022 और 24 है उसके लिए जो है भारत को इसके लिए जो है चुना गया है, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देखिए भारत जो है हाँ, ये जो संस्था है यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये जो है यूनाइटेड नेशन है संयुक्त राष्ट्र की 6 अंगों में से एक अंग है उसका। और इसके अंदर जो है इसकी स्थापना वही जो UN की स्थापना हुई थी 1945 के चार्टर से, तो उसी में इसकी स्थापना जो है वो की गई है। और इसकी जो सदस्यता है वो क्षेत्रीय आधार पर मिलती है, जैसे कि अफ्रीकी देशों के लिए 14, एशियाई देशों के लिए 11, यूरोपीय देशों के लिए 6, दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए 10। इस प्रकार से जो है इसकी सीट्स जो है वो आवंटित की जाती है। तो इस बार वाली जो सीट है उसमें भारत को जो है नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर कैसे मतलब जैसे वो लोग पूछ लेंगे कि भाई निम्न में से किस अंग UN की किस अंग के लिए जो है भारत को सदस्यता के लिए जो है वो चुना गया है, तो आप बता देंगे इसमें इसको जो है UN इकोसॉक जो है उसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा भारत जो है 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 2 पायदान फिसलकर 117वें स्थान पर जो है वो आ गया है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि सतत विकास लक्ष्य क्या हैं जिनको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो देखिए 2015 के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र के जितने भी 193 देश हैं उन्होंने जो है ये जो 17 गोल्स हैं उनको अपनाया था कि हम इन गोल्स को पूरा करने में जो है वो कार्य करेंगे। इन गोल्स में जो है नॉमिनल चीज़ें जो है कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ें हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। जैसे कि सभी को जो है स्वच्छ जो है घर प्रोवाइड करना, या स्वच्छ पर्यावरण प्रोवाइड करना, शिक्षा प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना। इस तरीके के 17 गोल्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं। तो इसके अंदर भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था और भारत ने भी इन गोल्स को जो है एक्सेप्ट किया था। यही जो है संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 है, यानी कि 2030 तक जो है इन सभी 17 गोल्स को जो है वो अचीव करना है, ठीक है। तो अब देखिए भारत में अभी जो ये रिपोर्ट आई है उसके अंदर बताया गया है कि भारत का पहले स्थान था 115वां, और अब जो स्थान है वो हो गया है 117वां, यानी कि इसके अंदर और जो है स्थिति भारत की खराब है, ठीक है। तो इसमें और देखते हैं हम, तो इसमें जो है भारत या जितने भी देश हैं उनको स्कोर दिया जाता है। तो 100 में से भारत का स्कोर जो है इसके अंदर 61 पॉइंट समथिंग रहा है। तो इस स्कोर के कारण जो है इसकी जो स्थिति है वो ख़राब है। और स्कोर कम क्यों रहा है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि जो बुनियादी ढांचे का निर्माण है, सतत समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने जैसी चुनौतियाँ जो है वो भारत के सामने खड़ी है, इसीलिए जो है इसकी रैंकिंग फिसल गई है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि भारत की स्थिति जो है वो भी कम हो गई है। 2020 में भारत जो है 117वें स्थान पर आ चुका है SDG गोल्स के संबंध में। और ये जो स्थिति है इसकी अपने पड़ोसी राज्यों जैसे कि भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, इनसे भी नीचे जो है भारत का SDG स्कोर रहा है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो केरला, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये जो राज्य हैं इनके स्कोर जो है वो भारत में काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन उसके बजाय अगर आप बिहार, झारखंड और इनको देखेंगे तो इन्होंने हमारे स्कोर को गिरा दिया है। तो इनके ओवरऑल अगर हमने देखा है तो हमारा भारत का स्कोर जो है वो इसमें जो है वो गिरा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी आर्टिकल के कंटिन्यूटी के अंदर जो है दूसरा आर्टिकल है वो है SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 जो है इसको जारी किया गया है। तो अभी जो ऊपर हमने देखा वो SDG की हमारी रिपोर्ट थी, एक ग्लोबल रिपोर्ट थी जिसमें भारत की स्थिति खराब हुई है। अगर हम स्टेट की बात करें, मतलब स्टेट वाइज बात करें, तो नीति आयोग ने भी अपना जो है SDG इंडिया का जो है SDG इंडिया इंडेक्स जो है उसको जारी किया है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, SDG इंडिया इंडेक्स या फिर डैशबोर्ड। इसको जारी किसने किया है, नीति आयोग ने। 2021 के लिए इसको जारी किया गया है।
और इसके अंदर भी जो है सभी राज्यों को जो है अलग अलग स्कोर दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए जो 100 के स्कोर में आ रहा है, 90 से 100 के स्कोर में, उसको जो है अचीवर राज्य कहा गया है। ठीक है, जो 60 से अबव है उसको कहा गया है परफॉर्मर। ठीक है, इस प्रकार से जो है राज्यों को डिवाइड किया गया है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर इसमें जो शीर्ष स्थान पाया है वो किस राज्य ने पाया है? केरला ने। और सबसे खराब स्थिति किसकी है? बिहार की। तो देखिए इसके अंदर जो है 16 SDG स्कोर की गणना जो है वो की गई है। यहाँ देखते हैं हम किसको क्या यहाँ पर स्थान मिला है। तो वो मैं अभी आपको बता रही थी कि कैटेगरीज किस प्रकार से हैं। तो अगर किसी का स्कोर आता है 0 से 49 तो उसको कहेंगे एस्पायरेंट। अगर किसी का आता है 50 to 64 उसको कहेंगे परफॉर्मर। 65 से 99 आएगा तो फ्रंट रनर, और अचीवर के लिए 100 जो है वो कहा जाएगा। तो यहाँ देखिए राजस्थान का जो स्कोर है, देखिए केरला का स्कोर जो है इसके अंदर 75 है, तो इसको जो अचीवर कहा गया है। और अगर राजस्थान का स्कोर हम देखें तो राजस्थान का स्कोर है 60, यानी कि हम किस श्रेणी के अंदर है? तो परफॉर्मर की श्रेणी में है। पूछा जा सकता है कि SDG जो इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा जारी, उसमें राजस्थान का जो स्कोर है वो उसको किस श्रेणी में रखता है? तो परफॉर्मर की श्रेणी में जो है राजस्थान को रखा गया है। अगर इसमें हम यूटीज़ को देखें, यानी कि संघ शासित प्रदेशों को देखें, केंद्र शासित प्रदेशों को देखें, तो इसमें सबसे अच्छा स्कोर रहा है चंडीगढ़ का, जो कि अचीवर की कैटेगरी में आता है। फिर है दिल्ली, फिर पुडुचेरी, लक्षद्वीप, फिर लास्ट के तो ये हैं ही। और उसके अलावा तेज़ी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड है। और लक्ष्यों के अनुसार शीर्ष राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो ये हैं। तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने राजस्थान का ध्यान रखिएगा। और टॉप किसने किया है? टॉप केरला ने किया है। और राजस्थान का जो स्कोर है वो कितना है? 60। और उसके साथ में राजस्थान किस श्रेणी में आता है? परफॉर्मर की श्रेणी में आता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, काम इसी में हो जाएगा। होना होगा तो वरना तो है इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितने कितने फैक्ट्स हम याद रखें। तो जो नॉर्मल फैक्ट्स हैं उनको हम जो है ध्यान में रखकर चलेंगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है NTPC भारत में काम करने के लिए टॉप 50 महान कार्यस्थलों में जो है उसको शामिल किया गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये जो है एक रिपोर्ट है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है एक, इसने महारत्न, NTPC जो है एक महारत्न कंपनी है, उसको लगातार 15वें साल कार्य करने के लिए महान स्थल के रूप में जो है, महान स्थान के रूप में जो है वो मान्यता दी है। इस सार्वजनिक उपक्रम यानी कि PSU को इस वर्ष 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष ये 47वें स्थान पर थी। ये जो संस्था है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, इसने अपना मूल्यांकन NTPC की मानव संसाधन परंपराओं और नीतियों के ऑडिट के साथ साथ संगठन की कार्य संस्कृति पर कर्मचारियों से बिना पहचान बताए फीडबैक प्रतिक्रिया के आधार पर जो है इसको रैंकिंग दी है। और इसमें जो कर्मचारी हैं विश्वास के मानक, सम्मान, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और वगैरह वगैरह जैसे आयाम जो है वो शामिल किए गए हैं। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और ये भारत के शीर्ष जो 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल हैं उसमें लगातार शामिल होने वाला एकमात्र PSU है। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, बैंकिंग वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन इस पे ऊपर बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट है भारत को मिली 8 नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमीज़। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने FTO नीति के तहत भारत को शीघ्र ही 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियाँ जो है वो इसमें खोली जाएंगी। जैसे कि ये अकेडमियाँ जो है बेलगावी, जलगांव, कलबुर्गी, खुजराहो और लीलाबाड़ी में जो है स्थापित की जाएंगी। तो ये नाम हालांकि थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि किसी जो है जनरली जो है इसको पूछ लिया जाए। फिर हम देखते हैं कि उत्तरी और पूर्वी जो सीमावर्ती क्षेत्र यानी बॉर्डर एरियाज़ जो है वहाँ पर जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है राष्ट्र को कई रोड्स जो है वो समर्पित की है। और ये जो है कई योजनाओं के तहत जो है इन रोड्स को बनाया गया, जैसे कि अरुणांक योजना थी, वर्तक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक, संपर्क, इस प्रकार की योजनाओं के तहत परियोजनाओं के तहत जो है इन सड़कों का निर्माण किया गया था। तो हो सकता है ये आपसे नाम देकर के पूछ ले कि भाई ये इनका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कि सड़क परियोजनाओं से इन नामों का संबंध है। फिर है सी प्लेन सुविधाओं के विकास हेतु समझौता ज्ञापन। तो भारत सरकार और जो है भारत सरकार के पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच जो है इसके लिए MOU साइन हुआ है। और ये जो है क्षेत्रीय जो हमारी संपर्क योजना है जिसका नाम है उड़ान, उसके तहत जो है ये सी प्लेन सर्विसेज जो है वो शुरू की जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट आर्टिकल जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि अभी समय समाप्त हो रहा है तो 30 मिनट से ज़्यादा कम वीडियो नहीं रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अब तो थोड़ा ही बचा है, उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल।